नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हमारे देश में चुनाव से पहले टिकट के लिए दल बदल का खेल तो आम बात हो चुकी है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विधायक या सांसद भी अपना दल छोड़ने में जरा भी पीछे नहीं रहते हैं। हाल ही में राजस्थान में सत्ता के संघर्ष में कांग्रेसी विधायक दो फाड़ हो गए। सत्ता प्राप्त करने की इस लड़ाई में सचिन पायलट के गुट ने दल बदल करने की स्थिति पैदा कर दी। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रयास से राजस्थान सरकार तो गिरने से बच गई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या वर्तमान दल बदल कानून पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में दल बदल को रोकने वाला दल बदल विरोधी कानून क्या है। दरअसल 1960-70 के दशक में आया राम गया राम की राजनीति के कारण सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी और विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी। इसी कारण से राजनीतिक दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसी समय दल बदल की सबसे दिलचस्प घटना हरियाणा में हुई, जहां 1967 में एक निर्दलीय विधायक गयालाल चुनाव जीतने के बाद पहले तो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उसके बाद एक पखवाड़े के भीतर ही उन्होंने 3 बार दल बदल किया। कांग्रेस छोड़कर पहले वे विशाल हरियाणा पार्टी में शामिल हुए। विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह ने खुद ही कांग्रेस छोड़कर यह पार्टी बनाई थी, लेकिन गयालाल कुछ दिनों के भीतर ही वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन इसके 9 घंटे के भीतर ही फिर से दूसरी बार विशाल हरियाणा पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद पार्टी के नेता राव बीरेंद्र सिंह उन्हें पकड़कर चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए और कहा, गया राम अब आया राम है। तब से ही आया राम गया राम वाला मुहावरा चल पड़ा। हालांकि इसके ठीक बाद इंदिरा गांधी के करीबी बंसीलाल ने विशाल हरियाणा पार्टी के विधायकों का दल बदल करवाकर वहां कांग्रेस की सरकार बना ली। इसके बाद वर्ष 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया और इसके साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। इस दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत किसी जनप्रतिनिधि यानी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत मतदान किया जाता है, राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य स्वयं को मतदान से अलग रखता है और कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। दल बदल कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति होती है। यदि सदन के अध्यक्ष को राजनीतिक दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। इसके अलावा दल बदल अधिनियम में अपवाद स्वरूप यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और जब वह पद छोड़ता है तो पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। हालांकि तात्कालिक रूप से देखा जाए तो दल बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था, लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून के प्रभाव को कम कर दिया। जो दल बदल पहले एकल होता था अब सामूहिक तौर पर होने लगा। अतः वर्ष 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार दे दिया गया। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। अब 2/3 से कम सदस्य अपना दल नहीं छोड़ सकते। इस संशोधन के माध्यम से मंत्रिमंडल का आकार भी 15% तक सीमित कर दिया गया। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
अब हम आपको बताते हैं कि दल बदल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया था। वर्ष 1993 के किहोतो होलोहन बनाम जाचिलू वाद में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105, 194 के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। यदि देखा जाए तो दल बदल विरोधी कानून ने काफी हद तक निजी लाभ के लिए दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने पार्टी के प्रति निष्ठा के बदलाव को रोकने, साथ ही सरकार को स्थिरता प्रदान की और पार्टी के प्रति अनुशासन को भी बढ़ावा दिया। लेकिन यदि इस कानून का दूसरा पक्ष देखें तो लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से ही शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। इसके कारण पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है, बल्कि उन विचारों को दबा दिया जाता है। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व के कई परिपक्व लोकतंत्रों में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं तो भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं। इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि दल बदल कानून यानी विधि पर फिर से विचार करने और इसमें व्याप्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। तभी वास्तव में हमारे देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।